नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का हेल्दी दीपावली शो। आज हम बात करेंगे धन्वंतरि जयंती को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर रूपराज भारद्वाज एमडी आयुर्वेद हैं और वर्तमान में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्ष 1984 में एमडी टॉपर व गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और आपको करीब 41 वर्षों का अनुभव है। साथ ही आप भारत स्काउट एवं गाइड राजस्थान के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। आज का दिन वैसे दीप पर्व से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि धन्वंतरि जयंती या धन्वंतरि दिवस हम मनाते हैं। तो आयुर्वेद में हम इस दिन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, धन्वंतरि जयंती को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और ये मनाया जा रहा है क्योंकि धन्वंतरि स्वास्थ्य के देवता थे और स्वास्थ्य में वो देवताओं के स्वास्थ्य के देवता थे। तो इसलिए जो देवताओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखे वो हम और लोगों का तो स्वास्थ्य का ध्यान रख ही सकता है। इसलिए धनतेरस या धन्वंतरि त्रयोदशी ये आज स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद के प्रत्येक संस्था में, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे कोई फार्मेसी हो या अन्य कोई संस्था है, वहाँ इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो धन्वंतरि दिवस या इसको मनाने से जुड़ी हुई बातें तो हमको पता ही चली, लेकिन जो अभी हम आयुर्वेद देख रहे हैं, क्या ये वही आयुर्वेद चल रहा है जो धन्वंतरि जी ने दिया था, या इसमें समय के साथ बदलाव भी हुआ है? देखिए, कोई भी चिकित्सा हो या कोई भी विज्ञान हो, वो समय के साथ परिवर्तनशील रहता है। आयुर्वेद भी जो उस समय का आयुर्वेद था, क्योंकि वो एक काल था, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी और उन सुविधाओं का जैसे जैसे विकास हुआ उस विकास के साथ आयुर्वेद का भी विकास होता गया। आज जो हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व भारत के इस आयुर्वेद विज्ञान की तरफ देख रहा है और इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। विभिन्न देशों के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज खुल चुके हैं और वहाँ पर चिकित्सा के लिए लोग बाग आकृष्ट होने लगे हैं। लोग बाग जितने आकर्षित होते जा रहे हैं उतने ही यहाँ आप देखिए, केरल के अंदर तो आयुर्वेद का इतना विकास हो गया है कि फ़ॉरेन से लोग बाग वहाँ आकर के चिकित्सा करवाते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। आज आवश्यकता है आयुर्वेद को राज्याश्रय मिलने की। यदि सरकार थोड़ा सा, जो हम देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी कुछ आयुर्वेद के लिए बजट का प्रावधान है, आयुर्वेद में रिसर्च के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है और मैं ये मानता हूँ कि अब आज से यदि हम 40-50 साल पहले का आयुर्वेद देखें तो आज अच्छे स्कॉलर्स निकल रहे हैं जो सारी की सारी आयुर्वेद की चीज़ें हैं उनसे जुड़ करके और आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ अपने आप को मोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और शो के दौरान आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में है, डॉक्टर से जुड़ी हुई आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप अपना सवाल और डॉक्टर से जुड़ी जानकारी वाला सवाल हमें भेज सकते हैं, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदने की परंपरा है उसे हम सेहत से किस तरह जोड़ के देख सकते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में तो अलग अलग धातुओं का शरीर के ऊपर अलग अलग असर बताया गया, तो जो बर्तन है और सोशल मीडिया, इंटरनेट, उस पर तो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको ये समस्या है तो इस तरह के बर्तन में खाइए, इस तरह के बर्तन में रात को पानी रख दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए। तो कौन सी धातु के बर्तन जो हैं किस प्रकृति के व्यक्ति के लिए ठीक रहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे जो प्राचीन बर्तन थे वो तो मिट्टी से निर्मित होते थे और मैं समझता हूँ आज भी वो उतने उपयोगी और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन समय के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों को हमने दूर कर दिया और कई तरह के धातु के बर्तन, आयुर्वेद के अंदर जो तांबा और कांसे की धातुओं का उपयोग सबसे ज़्यादा बताया गया है और किया भी जा रहा है।
लेकिन जो आजकल एल्युमिनियम और स्टील ये जो बर्तन आ गए हैं, ये हमारी सेहत के साथ काफ़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब बर्तन कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर के को जन्म देने वाले बर्तन हैं। इनसे हमें सेहत के साथ खिलवाड़ ना करते हुए बचना चाहिए, इनकी ख़रीदारी से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। कुछ बर्तन तो इस तरह के हैं जिनको हम मिट्टी के भी ख़रीद करके लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पानी पीने के लिए जो गिलास होता है वो मिट्टी का ले सकते हैं, हम रोटी बनाने के लिए तवा हम मिट्टी का ले सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए मटकी जो है वो हम मिट्टी की ले सकते हैं। उनमें पकाया हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है, देर तक गर्म भी रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। लेकिन यदि इस आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल हमारे लिए दिक्कत वाला है तो हमको तांबे के, पीतल के और कांसे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमने अपने घर से जो लोहे के बर्तनों को अलग कर दिया, लोहे का चाकू था, लोहे का तवा था, लोहे की कढ़ाई थी, उसका नतीजा हम देखने में मिल रहे हैं कि वो उस पर जो जंग लगती थी, जो रस्ट आती थी, वो किसी न किसी रूप में आयरन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाती थी और वो आयरन हम लोगों को रक्ताल्पता से या अनीमिया से बचाता था। आज भारत के अंदर जितना रक्ताल्पता है उतनी शायद और किसी देश के अंदर नहीं होगी। उसका कारण है कि हम लोगों ने अपना खान पान पाश्चात्य पद्धति या पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से शुरू कर दिया। हम अपने परंपरागत जो खान पान थे या परंपरागत जो खाना बनाने के और खाने के बर्तन थे उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं बीमारियां हमें घिरने लगी हैं। तो मैं कहूँगा कि मिट्टी के, कांसे के, पीतल के और तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ख़ास तौर पर पानी पीने के लिए तो तांबे के जो बर्तन हैं उनमें भरा हुआ यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बिल्कुल। अच्छा, आयुर्वेद के ऐसे और कौन से सिद्धांत हैं? हम अलग अलग चीज़ों के लिए उनकी बात करेंगे। अभी हम यदि खान पान को ही देखें तो हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए, आहार संस्कार क्या बताया गया है आयुर्वेद में? देखिए, आयुर्वेद में आहार का बहुत विस्तृत विवेचन है। हमें क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब आयुर्वेद के अंदर सारा विस्तृत विवेचन लिखा पड़ा है। अब हम लोगों की क्या आदत हो गई है, हमने रात के टाइम यदि मान लीजिएगा भारी खाना खा लिया है तो हम लोगों को हो सकता है सुबह हम अपने जीर्ण और अजीर्ण का विचार करें कि जो रात को खाना खाया था वो पच चुका है या नहीं पच चुका है। उसका विचार करके फिर हम सुबह का नाश्ता या दूसरा जो खाना लें उसको हम लें। यदि आपने दिन में खाना खाया और गरिष्ठ भोजन कर लिया है, अब शाम तक वो पचा नहीं है, आपको डकारें आ रही हैं, आपका पेट फूल गया है, आप ये कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो आपको चाहिए कि उसी हिसाब से आप अपने खाने को एडजस्ट करें। आप बहुत हल्का खाना लें या हो सकता है खाने को उस समय आप छोड़ दें, स्किप कर दें और कोई और फल वगैरह ऐसी चीज़ खा करके आप काम चला लें। दूसरा ये है कि हमको कितना खाना है। आयुर्वेद के अंदर ये बताया कि जो हमारे शरीर का आमाशय है उस आमाशय को हमको 3 भागों में विभक्त कर देना चाहिए, जिसमें एक भाग जो है वो ठोस आहार से हमको भरना चाहिए और एक भाग तरल पदार्थों से। मैं ये कहूँगा कि तरल पदार्थों का मतलब केवल पानी से ही नहीं है। आप कोई जूस ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आप कांजी ले सकते हैं, आप नींबू का पानी ले सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आप भरें और एक भाग वायु के विचरण के लिए या यूँ कहूँ कि खाने को मैश होने के लिए, जिससे सारे के सारे हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो खाने के हर फूड पार्टिकल तक पहुंच सकें, इसके लिए हमको खाली छोड़ना चाहिए। हमें जितनी इच्छा है उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, जिससे एक भाग खाली रहे, उससे खाने का पाचन उचित तरीके से हो सके। अच्छा, धन्वंतरि दिवस और धनतेरस, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? एक ही दिन ये आते हैं तो सेहत के नज़रिए से तो हम बात करते ही हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से हम कैसे जुड़ते हैं? देखिए, धन्वंतरि जयंती जो है वास्तव में भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव होने की तिथि है। हम यदि इतिहास में जाएं तो जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था वो बहुत लंबे समय तक हुआ और लंबे समय तक समुद्र मंथन में रोजाना कुछ न कुछ रत्न निकलते रहे। त्रयोदशी के दिन,
कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर के और आयुर्वेद के साथ प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए हम इसको आज धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी, जैसा मैंने अभी बताया कि भगवान देवों के चिकित्सक थे और उनकी चिकित्सा किया करते थे, तो केवल उनके प्रादुर्भाव की तिथि होने के कारण हम मनाते हैं। धनतेरस, देखिए धन अपने किसको कहा गया है? हमारे यहाँ कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को ही धन कहा गया है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप धन नहीं कमा सकते हैं। यदि दूसरे रूप में देखें तो इसको हम जो स्वास्थ्य दिवस कहते हैं धन्वंतरी जयंती को, तो स्वास्थ्य दिवस होने के कारण से ये स्वास्थ्य कहा गया है, हमारे धन का भाग है एक, हेल्थ इज़ वेल्थ के हिसाब से, तो इसलिए इसको धनतेरस भी कहा जाता है। इस दिन कुछ ना कुछ नया खरीदने का एक विधान है। इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो थे वो विष्णु के रूप थे, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी जी, और ये एक पौराणिक कथा है कि ये दोनों साथ घूमने निकले, तो कहीं पर इन्होंने, जब लक्ष्मी जी थक गई या कुछ हुआ तो उन्होंने, भगवान ने, विष्णु ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं यहीं आता हूँ। वो रुकने की बजाय किसी किसान के यहाँ चली गई और वहाँ जा कर के उन्होंने कोई काम वाम किया, कुछ फूल तोड़ लिए और तोड़ लिए। जब भगवान विष्णु लौटे और उन्होंने वहाँ उनको नहीं पाया तो वो बहुत नाराज़ हुए और उनको कहा कि अब आप किसान के यहीं रहो, और आपको पनिशमेंट दिया जाता है कि आप 12 साल तक किसान के यहीं रह करके और इसी के यहाँ काम करेंगे। 12 साल तक लक्ष्मी जी के जब पूरे हो गए किसान के घर में, किसान के यहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई इनके आने से, किसान ने आश्रय दिया और वहाँ बहुत धन धान्य सब कुछ हो गया। तो जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो उस किसान ने उनको पाँव पकड़ करके रोक लिया कि आप जाएंगे नहीं, 12 साल तो हो गए, लेकिन मेरा तो जो भी परिवार है इसमें धन का आगमन जो हुआ है वो आपके कारण से हुआ है। तो वो उस किसान को ये आशीर्वाद दे करके गई कि धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन तुम मुझे याद करोगे, मेरी पूजा करोगे, तुम्हारे यहाँ ये धन धान्य लक्ष्मी इसी तरह से बनी रहेगी। इस रूप में इसको मनाया जाता है। जबकि इस धनतेरस को जैन संप्रदाय में धन्य तेरस कहा जाता है। धन्य तेरस इसलिए कहा जाता है कि भगवान महावीर इसी दिन 3 दिन के अज्ञातवास में, योगावास में चले गए थे, और उनका निर्वाण जो हुआ था वो दिवाली के दिन हुआ था। इस दिन से वो, उन्होंने, जिसको संथारा कहते हैं या क्या है, वहाँ जाकर के उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया, इसलिए जैन संप्रदाय के अंदर इसको धन्य तेरस कहा जाता है। बिल्कुल, तो मान्यता तो कई तरह की हैं, लेकिन सेहत के लिए कोई दिन विशेष तय नहीं है। इसे आप पूरे साल जो सिद्धांत हैं सेहत को बनाए रखने के, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, उन्हें हमें लागू करना चाहिए। तो खान पान को लेकर, भूख से कम खाना, इस विषय में, यानी हल्का भोजन, ये तो हो ही गया था। अब आती है भोजन के साथ पानी या तरल चीज़ें लेने की बात, तो इसे लेकर क्या सावधानी ज़रूरी है? देखिएगा, खाने के बीच के अंदर कोई भी तरल पदार्थ, चाहे वो पानी हो, चाहे आप छाछ ले लीजिएगा, चाहे आप जूस ले लीजिएगा, कोई भी पेय पदार्थ बीच में घूंट घूंट करके पीना चाहिए। इसका मैं वैज्ञानिक कारण आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हम सामान्य रूप से क्या खाना खाते हैं? 2 या 3 चपाती, 1 कटोरी कोई भी तरी वाली सब्जी और 1 कटोरी सूखी सब्जी, थोड़ा सा सलाद या चावल। आप यदि इनको बाहर एक प्लेट में डाल करके मैश करेंगे तो ये एक लड्डू बन जाएगा। आप ये देखिए, यही खाना जब हमारे शरीर के अंदर जा कर के 2 घंटे तक आमाशय में पड़ा रहता है और आमाशय में ये मैश होता है, मथता है, मथ करके वहाँ जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो आमाशय में आकर के इस खाने के पाचन के लिए सहयोग करते हैं। तो यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो ये एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, एक ठोस उसमें आ जाएगा, तो जितने हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो इन डाइजेस्टिव जूसेस के संपर्क में नहीं आ पाएंगे और उनका जो पाचन होना चाहिए, सम्यक पाचन होता है, वो नहीं हो पाएगा। यदि हम छाछ पिएंगे वो हमारे डाइजेशन में, पाचन के अंदर भी सहायक होगा। यदि हम कोई जूस पीते हैं तो
तो वो भी सिट्रस होता है, वो भी पाचन में हमको सहायक होगा। कोई कांजी पीते हैं वो भी सहायक होगा, या पानी पीते हैं तो पानी पीने से जो खाना हमने खाया है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और जब सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो उसके हर फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आकर के उसको पाचन सम्यक रूप से कर पाएंगे। आप कोई जूस पीते हैं वो भी इसको बढ़ाएगा, लेकिन हाँ यहाँ ये है कि जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं उन्हीं को अग्नि कहा गया है, वो डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, वो इतने ही डाइल्यूट हों कि वो खाना को पचाने में सहायक हों। तो हमको 1-1.5 गिलास कोई भी पेय पदार्थ या तरल पदार्थ लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आयुर्वेद ये भी कहता है कि हर व्यक्ति के शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है और उसे उसके अनुसार ही अपने खान पान की चीज़ें जो हैं वो लेनी चाहिए। तो किस प्रकृति के व्यक्ति को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रकृति आयुर्वेद में 3 तरह की बताई गई हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। हम ये देखते हैं कि पित्त प्रकृति का आदमी बहुत गोरा चिट्टा होता है, लालिमा होती है, गुस्सा तेज आता है, चंचलता उसमें ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत तेज मिर्च मसाले और ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं है। इसी तरीके से जो वात प्रकृति के हैं उनको रूक्ष पदार्थ या जो ड्राई फूड्स हैं वो नहीं लेने चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा जौ खाए या बहुत ज़्यादा ज्वार खाए, ये नहीं खाने चाहिए। उसको घी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए, जो रूक्षता को ख़त्म करे। वात का गुण है रूक्षता, उस रूक्षता को ख़त्म करने के लिए उसको घी वगैरह इस तरह के तेलीय पदार्थ या चिकनाई युक्त पदार्थ हैं जिनको स्नेहा कहा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। कफ प्रकृति वाले को दही है या दही से बनी हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, ये कम से कम लेनी चाहिए। उसको सोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दिन के अंदर शयन नहीं करना चाहिए उसको। कफ प्रकृति वाले को कफ का प्रकोप उससे ज़्यादा होता है। प्रकृति के अनुसार ही हम लोगों को हमारी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आज जितनी भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं वो सारी हमारी दिनचर्या के बिगड़ने के कारण बढ़ रही है। हम स्वास्थ्य के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं कि जो समय हमारा सोने का होता है उस समय हम काम करते हैं, और जो काम करने का समय होता है उस समय हम सोते हैं। बच्चों को हम देखते हैं कि रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, वो 2 बजे तक पढ़ना उनके लिए वायु को प्रकोपित करने का कारण बनता है, और सुबह 11 बजे तक सोते हैं। क्या ये उचित है? हम सब लोगों ने पढ़ा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सब पेरेंट्स बच्चों को जल्दी उठने के लिए इंसिस्ट करते हैं या डांट डपट करते हैं या जोर ज़बरदस्ती करते हैं। आपने देखा कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे हैं अभिभावक जो बच्चों को जल्दी सोने के लिए कहते हैं? यहाँ बच्चों को आप जल्दी सुलाइए। 8 घंटे की नींद आपकी आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आप रात को 2 बजे तक जग रहे हैं तो भाई वो सोने का काम, वो तमो भवा कहा है रात्रि को, तम छा जाता है। जिस तरह से बाहर अंधकार छा जाता है उसी तरह से हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी एक तम का आवरण आ जाता है। उस समय आप पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का, आप केवल किताब लेकर के बैठे रहते हैं। जितना आपकी ग्रेस्पिंग जो है वो ब्राह्म मुहूर्त में होगी उतनी रात्रि में नहीं होगी। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को रात को जल्दी सुलाएं और जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है। ऑक्सीजन प्राण वायु है, हमारे अंदर प्राण का संचार करती है। ये हमारे हर जो बॉडी का सेल है, हर टिश्यू है, वहाँ तक ब्लड को ले जाने की क्षमता रखती है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, तो ऋतुचर्या को हम इस दिवस से कैसे जोड़ सकते हैं? अब जो मौसम का बदलाव है उसमें हमें खान पान और जो मौसमी बीमारियां होती हैं उन्हें लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। ऋतुचर्या एक बहुत ऐसा विषय हो गया है जिसका हम लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, और उस नज़रअंदाज करने के कारण ही हम लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कहें वो भी कम होती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि सर्दी के समय हमको जो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं बताई हैं, हम उन 6 ऋतुओं को यदि 3 ऋतुओं के अंदर बांट दें, सर्दी, गर्मी और बरसात,
तो आप देखिए हमारे जितने भी 30 त्यौहार थे वो हमारे ऋतुचर्या के हिसाब से ही जुड़े हुए थे और उसी के अनुसार हमारा खान पान बदलाव चाहता था, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। उसका कारण है कि हम लोगों में रोगों की भरमार होती जा रही है। जैसे एक मैं सामान्य उदाहरण दूं कि हम लोग आज सर्दी के अंदर विवाह वगैरह में, शादी पार्टी में जाते हैं, बड़े सूटे टूटे होकर के जाते हैं, खुले के अंदर हम खाना खाते हैं, अलाव तपते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, गर्म सूप पीते हैं और आते समय आइसक्रीम खा करके आ जाते हैं। क्या ऋतु के हिसाब से वो आइसक्रीम खाना आपके लिए ठीक था, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक था? इसी प्रकार से हम गर्मी के मौसम में जो कॉफ़ी पीते हैं, क्या गर्म कॉफ़ी पीना गर्मी के मौसम में आपके लिए अनुकूल था? आज हम घरों में देख रहे हैं बच्चे जिस तरीके से एसी का उपयोग कर रहे हैं, वो एसी उस ऋतु के हिसाब से क्या हमारे लिए उचित है? कि आप इतना कमरे को ठंडा करके रखते हैं कि आपको ऋतु के परिवर्तन का मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप किस ऋतु में। देखिए गर्मी के मौसम में आपको पसीना आना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जितनी भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिसिटी होती है, वो पसीने के माध्यम से निकलती है। पसीना तो हम आने ही नहीं देते हैं गर्मी में, क्योंकि घर एसी, ऑफिस एसी, गाड़ी एसी, आप गर्मी में कहाँ जाते हैं? कहीं जाते नहीं हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसी प्रकार से हम बरसात के मौसम में यदि हम हरी सब्जियां खाते हैं, वो आपके लिए गलत है। हम बहुत ज़्यादा खट्टे और तीखे पदार्थ खाते हैं क्योंकि वो पित्त का काल होता है और उस समय पित्त हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे समय में हमको खान पान का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तली हुई चीज़ें, पित्त वर्धक पदार्थ जो हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। आप देखिएगा हमारे यहाँ जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है और होली का टाइम आता है, मैं आपको खान पान में जो हमारे पारंपरिक बदलाव हैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे ही वो शुरू होता है, क्योंकि हम हरी सब्जियों का खूब इस्तेमाल कर चुके होते हैं, पेट में हमारे कीड़े भी उसी हिसाब से हो जाते हैं, जो वर्म्स हैं वो हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारी दादी नानी थी वो कांजी बनाती थी उस समय, और राई वर्म्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष आता है, उसके पीछे भावना कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पंडित जी को खाना खिला रहे हैं तो वो वहाँ उनको हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। उसके पीछे ये है कि श्राद्ध पक्ष जो बरसात के जस्ट बाद आता है, उस समय आप देखिए हमारे अंदर पित्त बढ़ जाता है। बरसात के बाद में तो पित्त बढ़ जाता है, उसको शमन करने के लिए, शांत करने के लिए हम भारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम खीर बनवाते हैं, खीर खाते हैं। दूध वैसे भी आपके पित्त को कम करने के लिए सहायक होता है। इसी प्रकार से हम उड़द की दाल की कोई भी, हमने उसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि धर्म के हिसाब से आपको ये खाना है, तो जबकि उसका स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध था। इन सब चीज़ों का उल्लेख आयुर्वेद के अंदर बताया कि रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए रात्रि में दही? केवल उसके पीछे ये है कि वो आपको एसिड को और ज़्यादा बढ़ाता है। आप रात को खाना खा के सोते हैं, आप पानी का इंटेक आपका कम हो जाता है और खाने के पाचन के साथ जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस निकले हैं वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं खाने के पाचन के बाद में। तो आप रात को दूध पी करके सोइए, जिससे 2 घंटे बाद, क्योंकि कहा गया है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए, पहले नहीं सोना चाहिए। 2 घंटे बाद पाचन होने के आपका खाना आपके ड्यूडन के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो उस समय जो एक्सिस में एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको उदासीन करने के लिए हमारे यहाँ दूध पीने का विधान है। अच्छा, इम्यूनिटी की बात हम करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी केवल मात्र खान पान से ही आप बढ़ाना चाहें तो वो गलत है। हम लोगों के जो शरीर की क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हम देख चुके हैं इस कोविड के अंदर हमारे यहाँ संक्रमित ज़्यादा हुए लेकिन हमारे यहाँ डेथ कम हुई, जबकि और जगह जितने संक्रमित हुए उनमें डेथ रेट ज़्यादा थी, क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी केवल हम लोगों के खान पान और हमारी दिनचर्या के अनुसार बहुत ज़्यादा है। क्यों? आप देख रहे हैं, मैं जो अभी दिनचर्या की बात कर रहा था कि हमको सुबह
उठना चाहिए जल्दी। हमारे खान पान में मैदा जैसी चीज़ों को और इनको सम्मिलित नहीं करना चाहिए। हमको बहुत तेज़ मिर्च मसाले हैं वो नहीं लेने चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं या डिब्बा बंद चीज़ें हैं वो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं। हमको 3 खाने खाने चाहिए मुख्य रूप से। 3 खाने आप ब्रेकफास्ट करते हैं, इंग्लिश में भी कहा गया है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, लंच लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए बैगर। आप रात को सबसे हल्का खाना खाइए जो आपको सम्यक रूप से पचे। आपने ऊट पटांग खा लिया, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कभी गैस बन जाएगी, कभी आपको एसिडिटी हो जाएगी, कभी आपको डायरिया हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों को बचने के लिए आपको मात्रा का भी निर्धारण करना है, कब खाना है ये भी आपको निर्धारित करना है, कितना खाना है ये भी निर्धारित करना है। अब आता है हमारी दिनचर्या पर, खान पान के बाद में दिनचर्या पर आपको किस समय उठना है। ब्राह्म मुहूर्त बताया है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। उठते ही आपको क्या करना है, कितना पानी पीना है, उसकी सबकी वैज्ञानिकताएँ हैं। क्यों पानी पीना है, क्यों आपको मंजन करना है। मंजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप दांतों को रगड़ लें और साफ़ कर लें, नहीं। हमारी जितनी भी टेस्ट बड्स हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट होती हैं। हमारे खाने का पाचन हमारे जीभ में जो लार का स्राव होता है, जो सलाइवा निकलता है, वहीं से शुरू हो जाता है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। हमको नहाना है तो क्यों नहाना है, हमको सोना है कितने बजे सोना है। इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो बहुत आसान हैं और उन्हें बस आपको अपनी आदत की तरह शामिल करने की ज़रूरत है। ये आपको स्वस्थ रखेंगे और आप लंबे समय तक अपने जो उद्देश्य हैं जीवन में उन्हें पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी आपके अनुरूप होती रहेंगी। डॉक्टर रूपराज भारद्वाज जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर से संबंधित जानकारी है, उनके लिए कोई सवाल है तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर हम स्क्रीन पे दिखाते हैं शो के दौरान उस पर भेज सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।